हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टर चॉइसेस में। दोस्तों, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो हमारे माइंड में एकदम से बहुत ही फैसिनेटिंग सा टर्म आता है और वो है स्टॉक मार्केट। सबको अपना पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना करना है, तो हमारे माइंड में स्टॉक मार्केट का ख्याल आना बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें उन्हें इन्वेस्टर का पैसा 10 गुना, 15 गुना तक किया है। अगर हम बात करें दोस्तों मारुति सुजुकी की, अगर आपने 2004 में मारुति सुजुकी के शेयर में 10,000 रुपीज़ लगाए होते तो आज 2020 में उसकी अमाउंट 2,50,000 रुपीज़ होती। जी हाँ दोस्तों, और उसके अलावा आपके पास डिविडेंड इनकम अलग से ऐड होती, तो करीब करीब आपके पास 2020 में 4 लाख रुपीज़ के अराउंड आपके पास एक वेल्थ होती, अगर आपने 10,000 रुपीज़ 2004 में मारुति में लगाए। दोस्तों, ऐसी हाई रिटर्न की बातें सुनना तो हमें बहुत पसंद है और हम एकदम से इरेशनली बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, पर क्या हमने अपने आप से पूछा है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क कितना है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 10,000 रुपीज़ रिलायंस कम्युनिकेशन में 2008 में लगाए हुए होते तो आज उनकी वैल्यू 16 रुपीज़ होती। जी हाँ दोस्तों, 16 रुपीज़ वैल्यू। इसका मतलब कि अगर स्टॉक मार्केट आपको हाई रिटर्न देता है तो आपको उसमें हाई रिस्क भी मिलता है। दोस्तों, सबको रिटर्न की बात करना बहुत पसंद है, सबको अपना पैसा दुगना तिगुना चाहिए, पर कोई भी रिस्क के बारे में बात नहीं करना पसंद करता। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में रिस्क के बारे में। दोस्तों, जब कोई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, रिलायंस कम्युनिकेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस टाइप की जो भी कंपनी बाज़ार में बिजनेस करने जाती है तो उन्हें 2 तरह का रिस्क फेस करना पड़ता है। एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क। चलिए दोस्तों, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क को समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम ये रिस्क कंपनी के लेवल पर समझेंगे, उसके बाद हम इसे अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लेवल पर समझेंगे। दोस्तों, जब भी रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी जैसी तमाम कंपनियां जब बिजनेस करने के लिए जाती हैं तो उन्हें 2 तरह से रिस्क फेस करना पड़ सकता है। एक रिस्क होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आता है, जो बाहर की पॉलिसीज़ बनती है, जो बाहर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जो बाहर इकोनॉमी चेंज होती है, उस चेंज की वजह से जो हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारा सिस्टमेटिक रिस्क होता है, क्योंकि वो बाहर के सिस्टम से आ रहा है, उस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, कंपनी उस रिस्क को नहीं कंट्रोल कर सकती। दूसरे रिस्क की अगर हम बात करें वो होता है हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क। दोस्तों, अनसिस्टमेटिक रिस्क कंपनी में अपनी चॉइसेस की वजह से आता है। अगर मैनेजमेंट कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेता है जो बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, जो बिजनेस को बैडली इफेक्ट कर रही है, या हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, या हमने बोरोइंग ज़्यादा कर ली है जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल रिस्क हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो इस टाइप का रिस्क होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। मतलब जो हमारी चॉइसेस से रिस्क होता है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, और जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर से आता है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता वो हमारा सिस्टमेटिक रिस्क होता है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, रिलायंस कम्युनिकेशन एक ग्रेट एग्जाम्पल है सिस्टमेटिक रिस्क का। दोस्तों, टेक्नोलॉजी जहां CDM में से GSM की तरफ चेंज हो रही थी, वहां रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने रिलायंस कम्युनिकेशन ये मना कर दिया था कि हम CDM में टेक्नोलॉजी पर ही बेस रहेंगे, हम टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं करेंगे GSM की तरफ। और आज आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी बड़ी कंपनी की आज क्या वैल्यू है। यही रिस्क दोस्तों नोकिया जैसी कंपनी को भी फेस करना पड़ा। नोकिया ने साफ टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए मना कर दिया था। नोकिया ने अपोज किया था कि वो एंड्रॉयड पर काम नहीं करेगी, और आज हम देख सकते हैं दोस्तों कि नोकिया मार्केट से ऑब्सोलीट है। ये होता है दोस्तों सिस्टमेटिक रिस्क, जो आपको उस बिजनेस के साथ आएगा ही आएगा बाहर के फैक्टर की वजह से। और दोस्तों, अगर हम बात करें अब अपने पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट पे, हम अपना सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे देख सकते हैं,
तो दोस्तों जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मुझे 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो 1 लाख रुपीज़ अगर मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ या उस इंडस्ट्री में किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि ऑटोमोबाइल, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, इस टाइप की अगर किसी भी इंडस्ट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी रिस्क होगा वो तो मुझे फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। वो तो एक तरीके से दोस्तों मेरा गिफ्ट है, वो रिस्क तो मेरा है। उसके बाद जो रिस्क मैं अपनी चॉइस की वजह से लूँगा, मतलब मैं एक कंपनी में जो मेरा कंपनी के चॉइस का सिलेक्शन होगा उसकी वजह से जो मुझे रिस्क मिलेगा वो मेरा अनसिस्टमेटिक रिस्क होगा। मतलब कि मैं कोई कंपनी ऐसी बाय कर लूँगा जो मार्केट में आगे चलकर अच्छा परफॉर्म नहीं करती और डूब जाती है, तो ये मेरे चॉइस की वजह से ये रिस्क मुझे मिला है, इसलिए ये मेरा अनसिस्टमेटिक रिस्क हो जाता है। दोस्तों सिस्टमेटिक रिस्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक ब्रॉडर मार्केट के इंडेक्स से, तो उसके लिए हमें बीटा कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बीटा कैलकुलेट करने के लिए लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो बीटा कैलकुलेशन के लिए कि हम किसी भी सिक्योरिटी का सिस्टमेटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए आप नीचे लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करें हम अनसिस्टमेटिक रिस्क की, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई हम अनसिस्टमेटिक रिस्क को कैसे करेंगे, इसका एक एग्जांपल है दोस्तों, जैसे कि मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था मारुति सुजुकी का और रिलायंस कम्युनिकेशन का। दोस्तों अगर उस टाइम में मैं 2007 की बात करते हैं, अगर 2007 में अगर मैं 10,000 रुपीज़ मुझे इन्वेस्ट करने थे, तो मैं 10,000 रुपीज़ टोटली रिलायंस कम्युनिकेशन में ना इन्वेस्ट करके 5,000 रुपीज़ रिलायंस कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करता और 5,000 रुपीज़ मैं मारुति में इन्वेस्ट करता, तो ये मेरा एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता, जिसकी वजह से मेरा जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो मेरा डाइवर्सिफाई हो जाता और मेरा जो पोर्टफोलियो था वो एटलीस्ट कुछ रिटर्न दे रहा होता, बजाय उसके कि मैंने सारा इन्वेस्टमेंट रिलायंस कम्युनिकेशन में कर दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन से रिस्क को एक बार देख लेना चाहिए। बाकी दोस्तों अपना ध्यान रखें, आगे वीडियो बनाते रहेंगे।